अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है और आपको ये भी बताते चलें कि जून 2021 को लाहौर के इलाके जोहर टाउन में होने वाले धमाके के जो शवाहिद हैं वो भारत से जाकर मिले हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने राब्ता किया नवीद अख्तर, जो कि इस तमाम वाक़े का मरकज़ी मुल्ज़िम बताया जाता है, उसके साथ इस नेटवर्क को बनाया गया और जोहर टाउन में ये तकरीब कारी की गई। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, पीजे सर और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। सबसे पहले पीजे सर आपकी तरफ आती हूँ, आपसे ये जानना चाहूँगी भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस नेटवर्क को किस तरह ऑपरेट करता है? देखें, ऑपरेट करता नहीं, वो 1947 से कर रहा है और वो बाज नहीं आता और वो करता रहेगा। उसने पाकिस्तान को हमेशा नेगेटिव दिखाया है, पाकिस्तान को हमेशा एज अ ईविल स्टेट दिखाया है और फिर कहता है हमारे साथ बात करो। आपने इनके इंसर्जेंट्स पकड़े हैं, स्लीपर सेल्स आपने बलूचिस्तान में पकड़े हैं, वो यादव जैसे लोग और भी कई आपने पकड़े जो हम नहीं बताते। अब बात आती है यहाँ, ये जो अब नवीद अख्तर का नाम आया, जो कि ख़ुद एक जेल में था और वहाँ रॉ ने उसको आके बेल आउट किया और बेल आउट करके कहा कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और आप हमें करें, और टेररिज्म के अंदर उसने ये काम किया। चलो ये हो गया। हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हम उसको हाईलाइट नहीं करते। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। मैं रो रो के हर चैनल पे गया हूँ। इलियास डेविसन, उसने पाकिस्तान को एक्विट किया फोरेंसिक एविडेंस के साथ, जो कि एक जू है, पैलेस्टीनियन जू, उसको कोई पता नहीं पाकिस्तान का। उसने कहा कि पाकिस्तान का मुंबई अटैक्स में कोई हाथ नहीं है, स्वाय अल जजीरा के, स्वाय रशिया टुडे के और पीटीवी के किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हमारे जो लोग हैं ये प्रोएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिव है। और किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है, इंडिया जहाँ जाता है वो मुंबई अटैक आपके सामने लेके आ जाता है। तो ये क्यों नहीं करते? उसकी किताब पढ़ें आप, बिट्रेयल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में बैन कर दी है, पूरी दुनिया में बिक रही है। क्यों? क्योंकि सच्चाई हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो द क्वेश्चन इज कि इनके जो प्रोपेगेंडा है, ये जो अभी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह, हम जाएंगे यूनाइटेड नेशंस जाके क्या करेंगे आप? आपने पहले क्या कर लिया? वो 370 भी लेके आए, 35A भी लेके आए। यूनाइटेड नेशन बोला है? कोई नहीं बोला। वो कंप्लीट वायलेशन करते हैं 1948 की रेजोल्यूशंस की, द सिक्योरिटी काउंसिल। हम क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं बाद में, प्रोएक्ट तो हम करते नहीं हैं। तो मेरी नज़र में हमें ज़रा इस पे तकड़ा होना चाहिए। मैं बार बार आज अपने प्रोग्राम पे ये इफ्तिखार को पता है, इसको जावेद को भी पता है, मैंने हमेशा कहा है कश्मीर सेंटर्स खोलो ताकि इंडिया का हम जो गंदा मुंह है हम इसको नकाब इसको खोल के लोगों को बताएं कि ये कर क्या रहे हैं। भारत को बिल्कुल बेनकाब करने की ज़रूरत है। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि ये सब भारत की जानिब से इसलिए भी किया जा रहा है कि कश्मीर में जो जुल्म और जबर भारत ढा रहा है उससे ज़रा कुछ वक्त के लिए तवज्जो हटाई जा सके। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आलमी बरादरी, आलमी मंजरनामे पर हम इस इशू को उस तरह से क्यों नहीं उठा पा रहे? ये तो आप का सवाल का जवाब तो देगा कोई फॉरेन मिनिस्टर या वजारत ख़ारजा का कोई अफसर, मैं तो नहीं दे सकता। मेरा तो वही मुतालबा है जो पीजे कहता है कि हमें हर जगह पे शोर मचाना चाहिए। अब शाबाश देनी चाहिए पंजाब के जो ये डिपार्टमेंट है CTD का, कि उन्होंने वकूए के कुछ घंटों के बाद इस सुराग लगा लिया था 60 घंटे और गिरफ्तारियाँ हो गई थी और इनमें से कुछ लोगों को सज़ा मिल भी चुकी है। और ये जो आज उन्होंने आपको बात बताई है, इसके 3 कैदी तो सज़ा है। कुछ लोगों से हमने इंटरपोल को नाम दिए हैं कि हमें भिजवाया जाए, हमारे पास सबूत है कि वो इंडिया के हैं, इंडिया के पासपोर्ट हमारे पास मौजूद है उनके। हमने वो औरत भी गिरफ़्तार की है जो उस औरत ने रैकी की और सारे बारूद को वहाँ तक पहुँचाया। और एक अच्छी बात ये हुई कि जिस आदमी को इन्होंने छुड़ाया बैरून मुल्क, इसके पास पैसे नहीं थे अपनी रिहाई के लिए, तो हिंदुस्तानी एजेंटों ने उसको अप्रोच किया, उसकी खिदमत हासिल की, उसको वहाँ पे पैसे दे के छुड़ाया और फिर उससे सारा ये काम दिया। ये बहुत एक संगीन वाक़या था और अच्छी बात है कि बरवक़्त हमने इसको पकड़ा है। और वाक़यात भी हो सकते थे और भी उनकी तैयारी थी।
اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بلانا چاہیے کل سفارت خانے میں اس کو، سفیر کو، اور ممکن ہے سفیر کو واپس ہی کر دیا جائے اگر کوئی ثبوت جاتے ہیں وہاں پہ. تھوڑا سا ایکٹیولی ہمیں دینا پڑے گا اس کیس کو، ورنہ عام سا کیس بن جائے گا، 2-4 دن تک لوگ بھول بھال جائیں گے. آج کل حالات اچھے نہیں ہیں. چائنا کے ساتھ بھی ہندوستان کی چپکلش پرسوں سے جاری ہے، اور ہم نے یہ بات بھی آج پکڑی ہے کہ اس کے جو ایجنٹ ہیں وہ ہمارے ملک میں آ کے یہاں کی جو صورتحال ہے اس کو خراب کر رہے ہیں. تو اس خطے میں چیزیں بدل رہی ہیں، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ بھارت کی یہ جو تخریب کاریاں ہیں یہ عالمی برادری کو دکھائی نہیں دیتی؟ عالمی برادری کو اس لیے دکھائی نہیں دیتی کہ ان کے اپنے مقاصد ہیں، اور جب ملکوں کے مقاصد ہوتے ہیں تو وہاں موریلٹی نہیں ہوتی، ادھر صرف مقاصد ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ پچھلی 2 دہائیوں سے جس طرح انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، اور ان کا بڑا سیٹ ایک آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کے اندر افراتفری رہے، انتشار رہے، کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ نہ ہو سکے، اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہے کہ جی پاکستان میں پیسفل ملک نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ ایجنڈا ہے. اور اسپیشلی جب افغانستان میں 2002 کے بعد انہوں نے اپنے جس طرح سلیپر سیل بنا لیے تھے، ہائیڈ آؤٹس بنا لیے تھے، اور ادھر جس طریقے سے لانچنگ پیڈز کے ذریعے پاکستان میں افراتفری پھیلائی جاتی تھی، اور جس طرح پھر پاکستان نے کنٹرول کیا، تو بنیادی طور پہ یہ ایک کنٹینیوٹی ہے. اس میں یہ پروسیس کبھی رکے گا نہیں. پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہمیشہ آن گارڈ اور سیف گارڈ رہنا پڑے گا. اس طرح کے واقعات ہوں گے، ہمیں ان کو پکڑنا پڑے گا، روکنا پڑے گا، لیکن ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی. پرو ایکٹیو اپروچ میں ہمیں خود جا کر ان پہ حملے کرنے پڑیں گے. جہاں جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ہمیں ان تک رسائی حاصل کرنی چاہیے، اور جو جو ثبوت ہمارے پاس میسر ہیں ہم دنیا کے سامنے اس کا ننگا چہرہ دکھائیں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ہمیں کشمیر کے حوالے سے نہ ہمیں خاموش ہونا چاہیے نہ سونا چاہیے. جس طریقے سے ادھر ظلم ستم ہو رہا ہے نہتے کشمیریوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، ماؤں پر، اس ظلم کو بھی دنیا کو دکھانا چاہیے کہ جو انسانی حقوق کے علمداری کی دنیا چیمپئن بنتی ہے، اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جب تک ایک بات یاد رکھے، جب تک پاکستان کا بارڈر افغانستان اور انڈیا کے ساتھ رہے گا، پاکستان کو مسلسل دہشت گردی جیسے معاملات سے ڈیل کرتے رہنا پڑے گا. اور اس کا علاج ہمارے پاس صرف ایک ہے. جس طرح میری انفارمیشن جو ہے، جو مجھے سمجھ ہے کہ ہماری جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پراپر ہمارے سیلز بنے ہوئے ہیں جو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں. تو اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، فور فرنٹ پہ رہنا چاہیے، اور کسی کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے، اور انٹرنیشنل فورم پہ اٹھانا چاہیے. سر نوید صاحب، لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو ہر وقت ہی ایکٹیو رہتی ہیں، تو پھر کیا کیا جائے کہ بھارت کی اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں ان کو روکا جا سکے؟ عالمی برادری میں پاکستان اس مسئلے کو کس طرح اجاگر کرے، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھیں، یہ تو حقیقت ہے کہ بھارت کی اس وقت جو پوزیشن ہے پوری دنیا کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور ہر ملک اس تعلقات بنانا چاہ رہا ہے. خود گلف کنٹریز جو ہیں، ہمارے مسلم ممالک جو ہیں، وہ بھی تعلقات بنانا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ جو جو فورم اویلیبل ہیں وہاں آواز اٹھائیں. رجسٹریشن کرانا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ سوچنا کہ ہم وہاں جائیں گے ہماری آواز نہیں سنی جائے گی، ہم بات ہی نہ کریں، یہ چیز تو پھر آپ کو پسپائی کی آخری حد تک لے جائے گی. یہ ممکن نہیں ہے. تازہ واقعہ جو سامنے آیا ہے، اس میں اب انہوں نے پورے کا پورا ایک ٹریل پکڑی ہے کس طریقے کے ساتھ یہ کام ہوا. اس کو بھی انٹرنیشنل فورم پہ لے جانا چاہیے، بہت مضبوط اس کی بنیاد ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی جو دہشت گردی ہے وہ صرف پاکستان سے متاثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو اپنی خارجہ پالیسی کا لازمی جز بنایا ہوا ہے ٹیررزم کو. نیپال میں اس نے کیا نہیں کیا، بھوٹان میں کیا نہیں کیا، بنگلہ دیش میں کتنی مداخلت ہے ان کی، سری لنکا میں وہ کیا کچھ نہیں کرتا رہا. لیکن ہوا کیا کہ ان میں سے کم از کم 2 ممالک کے اندر تو جو مقامی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے طے کیا کہ اب ہم بھارتی مداخلت روکیں گے، ان کی پینیٹریشن کو روکیں گے. ایک اتفاق رائے ہوا،
اور उस इत्तेफाक राय के नतीजे में हमने देखा कि आपने देखा कि जो ये बांग्लादेश में हालिया चंद रोज़ पहले जो वाक़यात हुए हैं उसमें जब मुसलमानों पे मज़ालिम शुरू हुए भारत में तो वहाँ हिंदुओं पर शुरू हो गए। ये होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गए। तो ये इस तरह की अप्रोच बन गई। तो हमें सबसे पहले तो इत्तेफाक राय हकीकी मानों में पैदा करना है और कोई फोरम हमने खाली नहीं छोड़ना। जिस तरह से ये केस हमारे हाथ आ गया इसको हमने उजागर करना है और हमारा मीडिया जिसमें ये हमने सेल बनाया है जिसे हम कहते हैं ना 5th जनरेशन वार, वर्चुअली तो वो ये थी कि हमने इंडिया की जो बहिमाना कार्रवाइयाँ हैं तमाम अक़लियतों के ख़िलाफ़ और बिलखसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनको दुनिया के सामने लाना है, लेकिन हमने उसको कोई और रुख दे दिया। तो ये भी हमें काम करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पर हों या मीडिया पर हों, इन मामलात को उठाते रहें। पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया मज़ालिम कर रहा है, ये आवाज़ रोकी नहीं जा सकती। ठीक है, मैं पीजे सर की राय लेना चाहती हूँ। देखें, मैं यहाँ बड़ा ओपनली कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान सबवर्सिव एक्टिविटीज़ करता है। हम इस मिनट को यहाँ पर इख्तिताम पर ले आते हैं कि भारत का जो मकरू चेहरा है उसकी जो कार्रवाई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और पाकिस्तान ने हमेशा जब भी इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं उसको आलमी दुनिया के सामने उजागर किया है। लेकिन अब पाकिस्तान ये तकाजा कर रहा है कि भारत पर सैंक्शंस लगाई जाएं, भारत को जवाबदेह ठहराया जाए और भारत की इन कार्रवाइयों को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाया जाए। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे, आपसे फिर करेंगे बात, साथ रहिए। सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 का संग बुनियाद रखा गया आज और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने तकरीब से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद पाकिस्तान के सूबों पर है जिनमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये तमाम सूबे मौजूद हैं और पाकिस्तान तरक्की करेगा तो इन तमाम सूबों के एक साथ तरक्की करने पर ही ये मुनहसर है कि पूरा मुल्क तरक्की करेगा। अफसर शाही को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि गवादर पोर्ट ऑपरेशनल करेंगे, बावजूद इसके कि काटल्स ऐसा नहीं चाहते। सबसे पहले मैं नवीद साहब आपकी जानिब ये सवाल लेकर आती हूँ। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि एक खुशाइंद खबर है, ये मनसूबा जो है अब पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन M6 की जो ताख़ीर थी उसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद ही बता दिया है कि कार्टल्स नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। ये तो हमें बहुत बाद में जाके पता चला कि जिन शख्सियात को हम समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, कारोबारी शख्सियत की बात कर रहा हूँ, सारा इल्ज़ाम सियासतदानों पर चला जाता है, वो CPEC के हवाले से भी अजीब व गरीब नुक्ते उठा रहे थे। अब मोटरवे जब बनी है तो बुनियादी मकसद क्या था? पूरे पाकिस्तान को लिंक करना पेशावर से कराची तक, यही मकसद था ना उसका। उसके फ़वाइद बेपनाह हैं। कोई भी मुल्क तरक्की उस वक्त करता है जब वहाँ बुनियादी चीज़ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप एक जगह पहुँच ही नहीं सकते वहाँ तरक्की क्या करनी है, काम क्या करना है या किसी और चीज़ की मुंतकली कैसे करनी है आपने। इस मनसूबे को रोका गया और उसके नतीजे में इसकी कास्ट भी बढ़ी। ये हमारा अलमिया है कि इसमें हम किसी एक को अगर ज़िम्मेदार ठहराएंगे तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती होगी। मैं सिर्फ आपको मोटरवे की एक मिसाल दे देता हूँ जो मेरी आंखों के सामने बनी, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। मैं एक बड़े अखबार में काम कर रहा था। मोटरवे जब बनना शुरू हुई तो हमें बड़ी खुशी हुई, हमने बाहर देखी थी, हमने कहा यार पाकिस्तान में बन जाएगी, यकीन ना आया। उसके बाद सरकारी हलकों से ही उसके खिलाफ कंपेन शुरू हो गई। गुलाम इसाक़ खां मरहूम सदर पाकिस्तान थे, उनकी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जो मोटरवे के बानी है पाकिस्तान में, उनसे लड़ाई थी। तो एक कंपेन चली सरकारी वाले से जिसमें बताया गया कि गुनाह कबीरा होने जा रहा है, अच्छा, तो मुल्क से गद्दारी होने जा रही है। हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है। बाद में वो मोटरवे बनी तो उसमें फिर सियासी रुकावटें भी आई। एक मौके पर इसकी 3 लाइनें थीं, फिर उन्होंने सोचा जी कि इसको 2 लाइन कर दें, ये मामला भी आया, लेकिन अल्टीमेट ये बन गई। जब बन गई तो मैं आपको ज़िम्मेदार से बता रहा हूँ कि पहली मरतबा ऐसे हुआ कि पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोग कहते थे कि हमारे मुल्क में भी मोटरवे है। ये पहली ऐसी चीज़ थी जिसकी मिसाल दी जाती थी। फिर वो स्ट्रेटजी वाले से उसकी जो अहमियत है वो देख लें आप। खुदा न खास्ता आज हमारी जंग हो जाए या कोई मसला हो जाए तो वो पूरे का पूरा हमें रनवे वहाँ अवेलेबल है। तो अब ये जो लिंक कंप्लीट हो रहा है, मिसिंग लिंक जो अब ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेके आएगा। तो जो तख़ीर कर रहे हैं वो सरकारी हल्के हैं या गैर सरकारी है, उनका नाम क्या लेना पता सबको है। देखना चाहिए कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। ठीक है इफ्तिखार साहब, 306 किलोमीटर का ये मंसूबा 307 अरब में मुकम्मल होगा। 2017 में इसको शुरू होना था लेकिन ना हो सका। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तब और अब में पाकिस्तानी मईशत को क्या नुकसान पहुँचा?
अरब रुपए का नुकसान पहुंचा होगा, अरब रुपए का। मतलब ये जो मोटरवे है ये आपको कनेक्ट करती है दूसरे शहरों से, आपका जो सफ़र है वो कम होता है, आपका पेट्रोल जो है वो बचता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होती है, आप मुकाबला कर सकते हैं दूसरे शहरों के साथ जिनके पास ये अप्रोच नहीं है कि वो पहुँचे मेन रोड पे। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको बन जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन इसका ना बनना की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैं एक बात पढ़ता था कहीं पे, एक होती है करप्शन, पैसे की, दौलत की, रिश्वत खाते हैं जो हम, एक है नाअहली। नाअहली भी बहुत बड़ी करप्शन है। कोई महकमा नाअहल हो, कोई ऑफिसर नाअहल हो और फैसला करने की उसकी कुव्वत ना हो, तो वो भी एक करप्शन का एक शक्ल है। आप मुझे बताएं कि इतने साल तक ये मोटरवे ना बनाने की वजूहात को बता सकता है? कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि हम इन वजूहात की बिना पे इसको नहीं बना पाए। और जो कीमत बढ़ गई है अब इसकी, जो कॉस्ट इतनी बड़ी है, ये कॉस्ट उन नाअहल लोगों की बिना पे बढ़ी है ना, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि इसके ऊपर काम करते रहते। हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो कौमी मंसूबे होते हैं इनको जारी रहना होता है। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम कौमी मंसूबों को जारी नहीं रखते, हम पर्सन स्पेसिफिक मंसूबे बना लेते हैं और इसका फिर हम खमियाजा भी भुगतते हैं। अब ये बात कर रहे हैं गवादर की, आपने गवादर तो बना दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन सवाल है गवादर को इस्तेमाल करने के लिए आपको कनेक्टिविटी जो चाहिए वो मुकम्मल हो गई आपकी? क्या जो बाकी चीज़ें उससे वाबस्ता हैं वो उसके लिए हम तैयार हैं? हम तैयार नहीं हैं। तो अब उस पर भी गौर करना चाहिए हमें। और ये कहना कि सूबों को फ़ायदा होता है, ये बड़ी अच्छे कहने वाली बात अच्छी है। आज ये एक फ़ैसला हुआ है रिकोडिक के बारे में, उसमें एक सूबे को शदीद इस पर एतराज़ात हैं और वो पार्टी जो है वो PDM की इत्तेहादी पार्टी है और वो इस हद तक नाराज़ है कि मुमकिन है वो PDM से अलग हो जाए। सही। तो हमें फैसले करते हुए तमाम चीज़ों को सामने रखना चाहिए। ठीक है जावेद साहब, आपकी राय लेना चाहूँगी। कार्टल्स गवादर में तरक्की नहीं चाहते, लेकिन पोर्ट को ऑपरेशनल करने के अज़्म का अयादा किया वज़ीर आज़म साहब ने। मिनिस्टर, कार्टल्स जो हैं वो किन के हाथों में खेलते हैं? देखने की बात तो ये है, उनको पैटर्नाइज कौन करता है? हमारे सियासतदान। प्रॉब्लम बुनियादी तौर पे कौमी सोच की है। मसला अवाम के टैक्स के पैसों की फ़िक्र नहीं है हमारे हुक्मरानों को। माजी के तमाम, कोई एक मुजरम नहीं है। दुनिया ने आज तक जो तरक्की की है, अमेरिका ने अगर तरक्की की है तो 1930s में उन्होंने मोटरवेज बना के तमाम स्टेट्स को इंटरलिंक कर दिया था। यूरोप आज सारा इंटरलिंक है। बात यह है कि जब तक आपके लॉजिस्टिक ठीक नहीं होंगे उस वक्त आप मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस मोटरवे को जिस तरह बात हुई बहुत पहले बनना चाहिए था, मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारी ना कौमी सोच है और ना हम एक दूसरे का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, ना कि उसको देना चाहते हैं। यह है बदकिस्मती। मसला क्रेडिट का है, अपनी ऊंची नाक का है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यही जो प्रोजेक्ट आज हम जो कर रहे हैं 306 अरब में, ये 106 अरब में होना था अगर ये टाइम पे हो जाता। 2019 में 2019 में होता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा फिनोमिना है कि एवरी पासिंग डे उसकी कॉस्ट बढ़ती है। उसकी जब कॉस्ट बढ़ती है तो उसके जो बेनिफिशरीज हैं वो उसको और फ़ायदा उठाते हैं। जैसे ऑरेंज लाइन ट्रेन थी, 170 अरब में कंप्लीट होनी थी, उसको हमने डिले कर करके साल 2 साल डिले किया और उसको 310 अरब में डिले किया। सही। क्वेश्चन ये है कि फिर अगला के इधर पूछेगा कौन? ये जो ऑडिट होने या इंक्वायरी होनी है, इन पैसों का जवाब दे हमने किसको ठहराना है। जब तक हम जवाब दे नहीं ठहराएंगे, लोगों को इनकी करप्शन कह लें या डिले या बैड डिसीजंस की वजह से या बेवकूफ़ियों की वजह से या सियासी लालच की बुनियाद पे अगर हम इनको पकड़ेंगे नहीं तो इस तरह के मामला चलते रहेंगे। और पूछेगा कौन, ये मैं पीजे सर आपसे पूछती हूँ। हमने भी ये देखा कि आई गेस ये कल की बात है या परसों की, जब चारों सूबों के जो हुकूमतें हैं वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करी थी कि हम कौमी असम्बली के बाहर धरना देंगे अगर आपने हमें हमारे फंड्स ना दिए। और आज भी अगर मैंने शहबाज शरीफ को
गुफ्तगू करते हुए सुना इस तकरीब में, तो उन्होंने ये कहा कि ये M6 का जो मंसूबा है ताख़ीर का शिकार हुआ। मैं इस बात पर बात नहीं करना चाहता कि ये क्यों हुआ। तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम की गेम तो चलती ही आ रही है। आफ्टर ऑल नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है ना। शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। ही इज़ पार्ट ऑफ द अलायंस, ऑब्वियसली वो ऐसा जवाब नहीं देंगे, शायद इलेक्शंस में आ जाइए। देखें, बात ये है कि ये जो इफ्तिखार ने भी बात की है ना, ये पैसे की कई जगह आप करप्शन नहीं कह सकते, ये इंटेलेक्चुअल करप्शन होती है। और इंटेलेक्चुअल करप्शन जो है ये सबसे ज़्यादा आपको मारती है, बहुत ज़्यादा आपको मारती है। ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, 2013 से चला आ रहा है। और उसके बाद आप मुझे बताएं कि इसका फ़ायदा होना था, ईस्टर्न अलाइनमेंट है CPEC के साथ, ईस्टर्न अलाइनमेंट के साथ, लेकिन आपने आगे तैयार नहीं किया। इफ्तिखार ने जो अब ये एक निशानदेही की है, आपने अंदर शाहरागें तैयार नहीं हैं, आप उधर से लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे आप? तो द क्वेश्चन इज़ कि आप लॉन्ग टर्म प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, आप बहुत देर लगाते हो। अब जुलाई 16 2020 में इमरान खान ने इसकी अप्रूवल दी, जो कि क्या नाम है इसका, हफीज़ शेख ने उसको गो अहेड कर दिया। फिर क्यों रुका ये? फिर क्यों रुका ये? मुझे बताएं ना, वाई? अच्छा, उस वक्त कॉस्ट क्या आ रही थी? 165.67 बिलियन। फिर ये जो है आपकी सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, जो कि सब इसकी अप्रूवल से आगे होता है, उसने कॉस्ट निकाली 191.47 बिलियन। अब मुझे बताओ, आपकी ताख़ीर के साथ यही आपको मार पड़ी है, ये ऑरेंज रूट के ऊपर यही मार पड़ी है आपको, मेट्रो के ऊपर आप डिले कर देते हो। इवन विजय 31 मार्च 2022 को इमरान खान फिर अप्रूवल करके कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड करके चला गया। ये क्यों नहीं हुआ भाई, ये बताओ मुझे। अब बात आती है कि इसके अंदर ये बहुत बड़े फ्रॉड हुए हैं, इन्होंने लोगों को पकड़ा है। ये मैं 3 नाम है, अदनान रशीद, मंसूर अकबर, आलम रशीद। इन्होंने 2.3 बिलियन रुपया अपने पर्सनल चेक से निकाला है। ये मुझे बताओ, उनको पकड़ा किसी ने? नहीं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुशर्रफ ने 25 या 28 अरब का Yes. था, और किधर 110 पे क्लोज हुआ है। 10 लो। इस मुल्क के साथ तो यही तो खिलवाड़ है। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, लेकिन देखना ही होगा कि पाकिस्तान का नफा किस बात में है। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद हम बात करेंगे कि KP असेंबली में कौन सा बिल मंजूर हुआ है भरपूर एहतजाज के बावजूद। आप साथ रहिए। 14 साल से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर कहां इस्तेमाल हुआ है, इस पर कोई सवालो जवाब नहीं किया जाएगा। इस हवाले से तरमीमी बिल आज KP असेंबली में मंजूर कर लिया गया है। मैं सबसे पहले नवीद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस पर इस्तिस्ना हासिल करना चाहती है? यकीनी तौर पर देखें, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने खुद जिक्र कर दिया था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हेलीकॉप्टर रेफरेंस भी तैयार पड़ा हुआ है। ये उन्होंने कहा था और ये रिकॉर्ड पर है और ये है भी। अब मामला ये है कि कानून साजी असेंबली का इख्तियार है, हक है, लेकिन कैसे? ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जो बुनियादी हकूक़ के मुनाफी हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट अक्सर कह देती है कि ड्रैकोनियन लॉ है, फ़लाँ 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 जिक्र कर देती है। नैब के कवानीन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों की ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। फिर कानून का एक बुनियादी उसूल है कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। मतलब आप किसी इदारे या मुल्क को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं या पूरी आवाम को, और बात है, किसी एक शख्स को सामने रखे कानून साजी आप नहीं कर सकते। फिर तीसरा मामला ये आ रहा है कि वो पिछले तरीक़ों से लेके आ रहे हैं जी कि पहले के जो गुनाह है वो भी माफ़ है। तो ये सारा मामला कानूनी हवाले से भी बहुत कमज़ोर है। मैंने कहा कि असेंबली का इख्तियार है, लेकिन तशरीह उसकी फिर अदालतों ने करनी है। तो ANP ने कहा है कि हम इस हवाले से कोर्ट चले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूत केस होगा जब ये अदालत में जाएंगे और जाके कहेंगे कि ये इसके नकात हैं और इस तरह से ये कानून साजी की गई है, तो इस पर फिर अदालत से राय सामने आएगी। अगर असेंबली अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है तो अदालत को भी इख्तियार हासिल है कि उसकी तशरीह करके बताए कि ये आइन के जो बुनियादी उसूल हैं उन पर पूरा उतरती है कि नहीं उतरती। तो उसकी वजाहत के बाद ये मसला हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है पीजे सर, एक रुकन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये बिल मंजूर, वैसे तो मंजूर हो गया है, इसके असरात बहुत संगीन होंगे। देखें, मंजूर या ना मंजूर, क्वेश्चन इज़, मुझे तो अभी तक याद है कि मैं नवाज शरीफ के साथ जावेद आ रहा ना लाहौर से, तो बेनज़ीर की नो कॉन्फिडेंस थी नेशनल असेंबली में। अभी हम उतरे तो बंदा दौड़ के आया कि मियाँ साहब वो ताड़ा हेलीकॉप्टर वो फड़न आ रहे हैं। उन्होंने कहा ले जाओ। द क्वेश्चन इज़, उस वक्त भी नवाज शरीफ पे हेलीकॉप्टर का रेफरेंस केस था, आज इमरान पे, कल किसी और पे हो जाएगा। हमारे पास यही रह गया पाकिस्तान के अंदर। देखो,
as long as the helicopter is used for official purposes, that's fine. अगर उसको प्राइवेट यूज के लिए आप लेके आते हो, that is not fine. आपके मिस यूज नहीं होती गवर्नमेंट की गाड़ियां डेली लिबर्टी मार्केट में, टोरंटन मार्केट में खड़ी हुई हैं, वो क्या है? इज दैट नॉट मिस यूज? देखो ना, आप हेलीकॉप्टर आपको नजर आ जाता है या बड़ी घड़ी नजर आ जाती है, उससे पहले क्या था आपके पास? सर हमने देखा सरकारी अफसरान की जो गाड़ी हैं उनमें उनकी फैमिलीज ट्रैवल कर रही होती हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब उनकी कहाँ उनकी वो जो आप कह लो कि उनकी अलाउंस है, एज लॉन्ग एज इज लेजिटिमेट दैट्स फाइन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो बड़े केस बनाना, यार और केस कम है हमारे पास, क्या इन्हीं पे हमने उलझ जाना है? देखो, हमने जब तक अपनी सोच को बड़ा नहीं करना, अपने आप को बड़ा नहीं करना, यही छोटी सोच पे चलते रहोगे, और नुकसान किसका है? पाकिस्तान का और हमारे नेशनल टेलीविजन का। हमारे पास कोई बहस ही नहीं है, ओ जी ओ हेलीकॉप्टर चला गया, ओ इधर चला गया, ओ इधर चला गया। यार क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं यार? ठीक है, क्या डिस्कशन कर रहे हैं? सर इफ्तिखार साहब की जानिब चलें। बिल्कुल, इफ्तिखार साहब आपसे पूछना चाहूंगी, कहा यह जा रहा है अगर ये तरमीमी बिल मुतल्लिका हाउस कमेटी को नहीं भेजा गया तो फिर अदालत में ले जाया जाएगा इस बिल को, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अफसोस की बात है कि एक शख्स को बचाने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन इसमें एक चालाकी की गई कि इसमें 2008 से शुरू कर लिया गया, ताकि अदालत में जब इसको चैलेंज किया जाए और तो मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाए कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए ये कार्रवाई ठीक है। लेकिन अब लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि लोग नहीं जानते कि ये कानून साजी क्यों की गई है और किस मकसद के लिए की गई है, और इसमें उन तमाम फिर लोगों का नाम शामिल कर दिया गया, उन जिसमें उनके सियासी पार्टी के रहनुमा भी हैं, मुकामी रहनुमा भी हैं, उनको भी इजाज़त दे दी गई है, इसलिए इसको बनाया गया है। मुझे नहीं समझ आती कि एक तरफ आप असूलों की बातें करते हैं, आप लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में गलतियाँ की हैं। आपने तो कमाल ही कर दी है। मतलब 2008 आपने इसलिए शामिल किया ना कि जस्टिफिकेशन डालने के लिए। बात ये थी कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है ये गलत है, ये ख़ास मकासद के लिए होता है, लेकिन अब क्योंकि पार्लियामेंट का फैसला आ गया है तो मैं तो उसका एहतराम करूँगा ता वक्त कि कोई अदालत उसको कहे कि ये असूली फैसला नहीं था। लेकिन वैसे अदालतों को ऐसे मामलों में मैं मुदाखलत के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन केपी के असेंबली के अरकान को सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। सही। जिस तरह एक और मामले पर मैंगल साहब चीख रहे हैं कि जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी वो एक सूबाई असेंबली ने एक कानून पास करके वापस कर दी वफाक को, तो इस किस्म की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और अपने मकासद से खेलने के लिए काम किया जा रहा है, ये गलत है। ठीक है सर, मैं जावेद साहब की राय ले लूँ, हमारे पास वक्त कम है। जावेद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि बहस और सिफारिशात के लिए क्या इस बिल को मुतल्लिका कमेटी के पास भेजा जाएगा, क्योंकि इस पर बहस नहीं की गई? इंतहाई अफसोसनाक है कि ऐसी कानून साजी जिससे सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा हो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये वो हिमाम है जहाँ सारे ही नंगे हैं। जिसके पास जितनी ताकत है, जितनी पावर है, वो उतने ही गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, चाहे वो पीएन है और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर 20 साल की आप अपनी हिस्ट्री उठाकर देख लें, दुनिया में टैक्स पेयर के पैसे गरीबों पर खर्च होते हैं और इधर टैक्स पेयर के पैसे अशराफिया पे खर्च होते हैं। आपने अरबों रुपए की कानून साजी करके सबको क्लियर कर दिया, धो के रख दिया। तो इमरान खान ने 2-4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का किया, तो इमरान खान ने भी वही वतीरा अख्तियार किया। तो बात यह है कि ये सियासतदान सारे एक ही अंदर से, इन सब को अपने मफादात चाहिए, इनको इक़्तिदार चाहिए। नेशनल असम्बली ने जो बिल्स पास किए किसके लिए किए थे? अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए। जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं किसके लिए? अपनी ज़ात के लिए। इसका सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं इनकी अपनी ज़ात के लिए। मुल्क को, कौम का किसी को दर्द नहीं है। ये जो 7-8 महीने पाकिस्तान पर गुजरे हैं, ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि अशराफिया इक़्तिदार के लोगों का पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम से कोई ताल्लुक नहीं। सही है सर। केपी असेंबली में जो अपोजिशन बेंचेस हैं वहाँ से भी यही आवाज़ आ रही है कि बिल को वापस ले, बहस और सिफारिशात के लिए इस बिल को मुतल्लिका कमेटी के सामने पेश किया जाए। और साथ ही साथ नून लीग के अरकान की जानिब से जो राय सामने आ रही है वो ये कह रहे हैं कि ये बिल जिससे कि अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, जो वहाँ के अवाम है, वो इस नाइंसाफ़ी पर
इन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। इसी के साथ आपसे इजाजत, अल्लाह निगहबान।